हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीटेट का सीडीपी का अगला जो है सेट। तो पहले क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से संवेगात्मक विकास का हिस्सा है? अंतःवैयक्तिक कौशल, अवधान व स्मृति, शारीरिक प्रणाली की क्रिया या प्रतिबोधिक और गतिक कौशल। तो इसमें बताना है कि कौन सा संवेगात्मक विकास का हिस्सा है। तो हमारा ऑप्शन जो है पहला ही करेक्ट हो जाएगा। अंतःवैयक्तिक कौशल। अंतःवैयक्तिक कौशल में क्या आता है, जो कि किसी के अंदर की बातों को जान सके। जैसे मनोवैज्ञानिक जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं कि किसी के मन की बात को जो है धीरे धीरे बात करते हुए या अपने माध्यम से जान लेते हैं। तो इसी स्किल को हम अंतःवैयक्तिक कौशल कहेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, कौन से कारक बच्चों के विकास को निर्धारित व प्रभावित करते हैं? आनुवांशिकता, भौतिक वातावरण, सामाजिक सांस्कृतिक कारक। तो देखिए, आनुवांशिकता तो बच्चों के विकास को जो है प्रभावित करते हैं। भौतिक वातावरण भी जो होता है वो भी करता है। सामाजिक सांस्कृतिक कारक ये भी करता है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अभी ये तीनों चीजें कैसे करती हैं कि माता पिता का जैसा गुण रहेगा वो चीज जो है बच्चे में आएगा। जैसे माहौल में बच्चा बढ़ेगा, सीखेगा, खेलेगा, उसी हिसाब से वो जो है सीखता जाएगा। और तीसरा है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। उसके अगल बगल पास पड़ोस का माहौल जैसा रहेगा, बच्चा उसी ढंग से बनेगा, बढ़ेगा, वही चीजों को सीखेगा। तो हमारा ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन, स्कूल में सीखने के लिए बच्चों के गति कौशल का समन्वय महत्वपूर्ण नहीं है। अब इसका रीजन देख लेते हैं। तर्क है, सीखना और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अभी डी कैसे करेक्ट हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दिया है, स्कूल में सीखने के लिए बच्चों के गति कौशल का समन्वय महत्वपूर्ण नहीं है। बिल्कुल है। बच्चा किस गति से सीख रहा है, कितना सीख रहा है, ये सारी बातें काफी महत्वपूर्ण होती हैं। और आगे है कि सीखना और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है। बच्चे का जैसा अच्छा विकास होगा तो मतलब बच्चा ज्यादा सीख रहा है। बच्चे का कम विकास होगा मतलब बच्चा क्या कर रहा है, बहुत कम सीख पा रहा है, तभी उसका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो ये दोनों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक स्कूल में परिवार व समकक्षियों की बच्चों के विकास में क्या भूमिका है? दोनों की कोई भूमिका नहीं है। मतलब माध्यमिक स्कूल में परिवार और समकक्षियों यानी कि सहपाठियों की, तो दोनों की भूमिका नहीं है। बिल्कुल है, ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। परिवार की कोई भूमिका नहीं है, समकक्षियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। परिवार की भी इसमें भूमिका आती है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे है, समकक्षियों की कोई भूमिका नहीं है, परिवार की प्रमुख भूमिका है। ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। दोनों की अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण भूमिका है, यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्यों क्यों महत्वपूर्ण भूमिका है? क्योंकि बच्चा जो होता है परिवार से ही ना पहले सीखता है। जो चीजें परिवार से सीखेगा, अपने दोस्तों के साथ जाएगा, खेलेगा, देखेगा वो कैसे क्या कर रहे हैं, उनसे भी सीखेगा। मतलब घर पे परिवार से सीखेगा, स्कूल में जाएगा तो अपने सहपाठियों से सीखेगा। तो दोनों ही जो है महत्वपूर्ण है, भले ही दोनों थोड़े अलग अलग हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी शाब्दिक कथन के तर्क को बिना वास्तविक परिस्थिति से संबंधित किए विवेचित कर लेता है। पियाजे के अनुसार विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर संवेदी गामक अवस्था। अभी देखिए, पियाजे ने 4 प्रकार की जो है अवस्था स्टेजेस की बात की थी। सबसे पहला जो था वो सेंसरी मोटर स्टेज था। दूसरा क्या था? दूसरा प्री ऑपरेशनल स्टेज था। और तीसरा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज था। चौथा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन चौथा करेक्ट हो जाएगा। चौथे में क्या होता है? बच्चा कथन के तर्क को बिना वास्तविक परिस्थिति से संबंधित किए विवेचित कर लेता है, मतलब समझ लेता है। अभी जैसे इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चा जो है कल्पना करने लगता है और कल्पना के आधार पे चीजों को प्रमाणित करने लगता है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको जिन पियाजे का जो है पूरा डिटेल वीडियो पढ़ना है तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। पियाजे, वाइगोत्स्की और जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, तो लगभग सीटेट में जितने भी मनोवैज्ञानिक आते हैं उन सभी का आपको जो है पूरा डिटेल्ड में मिल जाएगा। थ्योरी के साथ आप वहां से पढ़ सकते हैं।
आगे है, जिन पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों होती है, वयस्कों से क्या होती है, से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है, से कम होती है या से बेहतर होती है। तो जिन पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से क्या होती है, भिन्न होती है। हमारा ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कोहलरबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि नियमों में आपसी समझौते शामिल होने चाहिए और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए? यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास या फिर अच्छा लड़की और अच्छा लड़का अभिविन्यास? तो इसमें जो है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास के अंतर्गत बच्चा जो है मतलब रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। मतलब उसका थॉट जो होता है कि चीजें अगर जरूरत पड़ रही हैं तो समाज के अनुसार की जाएं सही करने के लिए, या फिर उसके विपरीत भी की जाएं। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ले वाइगोत्स्की ने सिद्धांत में प्रस्तावित किया कि सीखना ज्ञान के सहनिर्माण की प्रक्रिया है। व्यवहारवादी, सामाजिक सांस्कृतिक, सूचना के प्रसंस्करण या फिर मनोगतिकीय? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ले वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया था। उन्होंने ही जो है इसका प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों का उपयुक्त कक्षागत निहितार्थ है? बच्चों से अपेक्षा रखनी चाहिए कि वे पूर्ण रूप से खुद से चीजों को सीख पाएंगे। बच्चों में वांछनीय व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए उन्हें इनाम देना चाहिए। बच्चों में अवांछनीय व्यवहार को कम करने के लिए सजा देनी चाहिए। बच्चों को सीखने में मार्गदर्शन व सहायता करनी चाहिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी ही करेक्ट हो जाएगा। आप खुद से सोचिए कि लेव वाइगोत्स्की को जब आपने पढ़ा तो उनसे क्या समझ में आया कि बच्चों को जो है मार्गदर्शन देना चाहिए, यानी उनकी सहायता करनी चाहिए, चीजों को अच्छे से समझाना चाहिए। अगर आप उन्हें अवांछनीय गुण पे जो है मारेंगे तो ये ऑप्शन गलत है, और आप उन्हें इनाम देंगे तो जब तक उन्हें आप प्राइज देते जाएंगे, इनाम देते जाएंगे, वो वही काम करेंगे। जब इनाम नहीं देंगे तो वो चीजों को फिर से बिगाड़ देंगे, तो ये भी ऑप्शन गलत ही हो जाएगा। अगर आप बच्चों से ये उम्मीद करेंगे कि बच्चा खुद से कर पाए, तो सभी बच्चे खुद से नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसे भी पृष्ठभूमि से आते हैं, ऐसे भी परिवेश से आते हैं जहाँ पे वो चीजों को नहीं देख पाते हैं या नहीं सीख पाते हैं। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन डी ही जो है करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, रोमा जसप्रीत को एक क्रास वर्ण पहेली सुलझाने में संकेत व इशारे देकर मदद करती है जब तक जसप्रीत उससे करने में बेहतर न हो जाए। रोमा का धीरे धीरे कर अपनी मदद कम करना निम्न में से किसका उदाहरण है? पाड़ का, अनुकरण का, अधिगम का, बुद्धि बहुबुद्धि का या फिर संज्ञानात्मक द्वंद्व का? तो इसको स्कैप फोल्डिंग या पाड़ कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चे को जो है थोड़ा सा मदद दे करके, इशारा करके, लिख के दिखा करके या हिंट दे करके बच्चों की सहायता करते हैं। तो इसे ही हम पाड़ कहते हैं या स्कैप फोल्डिंग भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कथन ए, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका को होना चाहिए और बच्चों को नियंत्रण में रखना चाहिए। आगे तर्क है, बच्चे तभी सीखते हैं जब शिक्षक उन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखते हैं। तो ये ऑप्शन डी तो गलत हो जाएगा, और यहाँ पे बच्चों को नियंत्रण में रखना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। बच्चों को अगर आप पूरी तरह से नियंत्रण में रखेंगे तो वो अपने अंदर की जो चीजें हैं उनको बाहर नहीं निकालेंगे, और जब बाहर नहीं निकालेंगे तो वो फिर विकास जो है उनका अच्छे से नहीं हो पाएगा। यानी हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाले व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर संबंध बनाने में सक्षम होते हैं और विचारों के बीच वर्गीकरण, पैटर्न और संबंधों को गहराई से देख पाते हैं।
तर्क गणितीय बुद्धि वाले, शारीरिक गतिक संवेदनात्मक बुद्धि वाले, या फिर अंतर्वैयक्तिक बुद्धि वाले, या फिर भाषाई बुद्धि वाले। तो इसमें हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तर्क गणितीय बुद्धि वाले, लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, चीजों को बहुत आसानी से वर्गीकृत कर लेते हैं, एक पैटर्न में उसको जो है अरेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन है, सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी, बहादुर बनो, लड़कियों की तरह कमजोर व्यवहार मत करो, किसका बढ़ावा देगा? जेंडर समानता का, जेंडर समता। तो इसमें एक जेंडर समता तो कहीं दिख ही नहीं रही है। समता का मतलब इक्वलिटी होनी चाहिए लड़की लड़का में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जेंडर रूढ़िवादिता का, तो हाँ, इसमें जेंडर रूढ़िवादिता दिख रही है, क्योंकि अध्यापक क्या कर रहा है कि बच्चों को स्ट्रांग बनने को कर रहा है और लड़कियों को वीक, कि लड़कियों की तरह जो है व्यवहार मत करो, कमजोर व्यवहार मत करो। मतलब लड़कियां जो होती है वो कमजोर व्यवहार करती हैं, लड़के बहादुर होते हैं। तो ये जेंडर रूढ़िवाद रहा है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सतत एवं समग्र मूल्यांकन के प्रमुख अभिलक्षण है? इसका प्राथमिक उद्देश्य विद्यार्थियों का पृथक्करण व नामनीकरण है। अभी देखिए, ये जो पृथ्वीकरण और नामनीकरण है, ये कैसा वर्ड्स है? ये निगेटिव वर्ड्स है, नकारात्मक शब्द है। तो इनका यूज हुआ, मतलब कि ये ऑप्शन गलत है, इसको ऑप्शन को गलत कर देना है। यह शिक्षकों को अपने शिक्षा शास्त्र पर मदद करने के अवसर देता है। आगे देख लेते हैं। यह मूल्यांकन को सीखने का हिस्सा मानता है। यह डर और चिंता पैदा करके सीखने को बढ़ावा देता है। बच्चे में डर और चिंता रहेगी तो बच्चा सीख पाएगा? बिल्कुल नहीं सीख पाएगा। तो इसमें हमारा जो है चौथा भी गलत हो गया, यानी हमारा ऑप्शन पहला और तीसरा जो है करेक्ट है। सॉरी, दूसरा और तीसरा करेक्ट है, यानी हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है, बजाय कि सूचनाओं के मात्र प्रत्यास्मरण को? मतलब इसमें समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा बजाय सूचना के मात्र को। जनगणना, आखिरी जनगणना किस वर्ष में हुई थी? महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? समाज के लोकतांत्रिक आदर्शों को बढ़ावा कैसे दिया जाएगा? तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? देखिए, और जो सारे क्वेश्चन है वो एकदम फिक्स है। आखिरी जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो ये भी हमारा फिक्स है कि 2011 में हुई थी। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी एकदम एग्जैक्ट पॉइंट है। लेकिन ऑप्शन डी का जो क्वेश्चन है, समाज में लोकतांत्रिक आदर्शों को बढ़ावा कैसे दिया जाता है, तो इसमें हर एक बच्चा अपना अलग अलग विचार, अपने जो है सोच को, अपने चिंतन को लिखेगा, वही चीजें। तो इसमें हमारा जो है ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए शिक्षकों को अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से उनकी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को शामिल करना चाहिए। उन्हें सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे हतोत्साहित करना, ये भी कैसा वर्ड्स है? ये निगेटिव वर्ड है, यानी ये ऑप्शन तुम्हारा इसी तरह गलत हो जाएगा। आगे है, उन्हें सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, परंतु पढ़ाई पर नहीं। आप बच्चे को पढ़ाई पर गतिविधि एक्टिविटी करवाएंगे, लेकिन पढ़ाई के लिए नहीं कहेंगे, तो बच्चे का विकास नहीं होगा। ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे है, प्यार से उनके माता पिता को घर पर उन्हें ट्यूशन पढ़ाने को कहिए। अब देखिए, यहाँ पे जरूरी तो नहीं ना कि हर बच्चे के माता पिता सक्षम हो उन्हें ट्यूशन पढ़ाने के लिए, या खुद उनके पास टाइम हो वो उनको पढ़ा सके। ऐसा कुछ नहीं है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। नहीं, हमारा ऑप्शन पहला ही करेक्ट होगा कि अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से उनकी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को शामिल करना चाहिए। मतलब स्कूल में ही इतनी सारी एक्टिविटी करवाइए कि बच्चा जो है चीजों को सीख और समझ सके। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा की प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय रणनीति क्या है? सहयोग, पृथ्वीकरण, नकारात्मक भेदभाव, नामनीकरण। देखिए, ये पृथ्वीकरण ये भी गलत है, निगेटिव वर्ड्स, ये तीनों ऑप्शन जो है निगेटिव वर्ड्स के हैं, तो गलत हो जाएगा। इसे कोलिब्रेशन यानी सहयोग जो है, यही ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या करना चाहिए? एक ऐसी कक्षा नीति का निर्माण करना चाहिए जहां पर व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकारा जाए और प्रत्येक बच्चे को महत्व दिया जाए।
बच्चे की शैक्षणिक क्षमताओं की पहचान करके क्षमताओं वाले समूह बच्चों के समूहों में बनाए जाए। अब देखिए यहाँ पे भी बच्चे को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, बच्चे को बांट रहे हैं। ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे है बच्चों को उनकी जाति के आधार पर, यहाँ जाति के आधार पर उनको अलग समूह में बैठाया जा रहा है, ये भी नेगेटिव वर्ड्स दे रहे हैं, ये भी गलत हो जाएगा। उन्हें पाठ्य पुस्तक आधारित ज्ञान का पुनरुत्थान करने के लिए बढ़ावा दिया जाए, भले ही वे उनके लिए अर्थहीन हो। बच्चे को किताब आप पढ़वाएंगे, उन्हें कुछ नहीं समझ आएगा तो वो उनके लिए बेकार है, इससे उनका विकास नहीं होगा। ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन पहला ही जो है करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक ऐसी कक्षा नीति का निर्माण करना चाहिए जहां पर व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकारा जाए और प्रत्येक बच्चे को महत्व दिया जाए। बच्चा पढ़ने में अच्छा है, मध्यम वर्ग का है या फिर बहुत ही कमजोर है, उसे समझा जाए, उसे कैसे सिखाया जाए, सभी को जो है समान अवसर दिए जाए, इस तरह से किया जाएगा तो ये एक समावेशी कक्षा का महत्वपूर्ण उदाहरण है, यानी हमारा ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे के बुद्धि परीक्षण के स्कोर यह दर्शाते हैं कि वह औसत से ऊपर है, वह कक्षा में नियमित तथा क्रियाशील है, उसके गणित के ग्रेड तथा लिखने का कौशल अच्छा है, परंतु जब उसे सुस्वर पाठन करने के लिए कहा जाता है तो उसका निष्पादन बुरा होता है। बच्चे में किसके लक्षण होने की संभावना है? डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया या फिर स्वलीनता? तो इसमें डिसलेक्सिया हो जाएगा, क्योंकि उसका जो है उच्चारण नहीं वो कर पा रही है, वो मतलब पाठन जो है वो ठीक से नहीं कर पा रही है। इसमें हमारा जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रचनात्मकता क्या है? व्हाट इज द क्रिएटिविटी? तो बिना उबे किसी कार्य को बार बार करने की क्षमता, ये रचनात्मकता है। आप एक ही काम को बार बार कर रहे हैं तो इसमें क्रिएटिविटी मतलब कुछ नया बनाए या कुछ नया आविष्कार करें, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। आगे देख लेते हैं। लंबे गद्यांशों को रटने की क्षमता, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अपसारी ढंग से सोचने की क्षमता, एबिलिटी टू थिंकिंग डाइवर्जनली, मतलब आप किसी चीज को जो है डाइवर्जनली थिंक कर रहे हैं, आप सारी चिंतन कर रहे हैं। आगे देख लेते हैं। दूसरों की नकल ज्यों की त्यों करने की क्षमता, आप दूसरों को कॉपी कर रहे हैं तो आप कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब सारी चिंतन यानी आप कुछ अलग जो है सोचते हैं, कुछ अलग करते हैं। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में सीखने को किस प्रकार देखा जाता है? सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, ज्ञान के निष्क्रिय अर्जन की क्रिया, निष्क्रिय ये भी नेगेटिव वर्ड्स है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे है व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, ये भी नहीं होगा। आगे देखते हैं। उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच अनुबंधन, उत्तेजना ये निगेटिव वर्ड्स है, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। इसमें हमारा ऑप्शन पहला ही ज्यादा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सक्रिय और सामाजिक क्रिया के रूप में जो है सीखते हैं। आगे है, आंतरिक अभिप्रेरण का उदाहरण क्या है? प्रथम पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना, तो ये आंतरिक अभिप्रेरण का उदाहरण नहीं है, ये पुरस्कार के प्रति आसक्ति है कि आप इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपको जो है फर्स्ट प्राइज चाहिए, तो नहीं, ये तो नहीं है। आगे है, अपनी उत्सुकता की संतुष्टि के लिए पढ़ना, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप जो है उत्सुक हैं किसी चीजों को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, तो आप उस चीज को ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन आप फर्स्ट प्राइज पाने के लिए पढ़ रहे हैं तो आपकी आसक्ति जो है, आपकी जिज्ञासा मतलब रुचि जो है वो फर्स्ट प्राइज के लिए है। आगे है, सराहना पाने के लिए काम को पूरा करना, आप जो है दूसरों के प्रति अपने लिए रिस्पेक्ट और अपनी तारीफ के लिए कर रहे हैं। साइकिल पाने के लिए प्रथम आना, मतलब साइकिल के लिए आप कर रहे हैं, लेकिन आप अंदर से जो है मतलब आंतरिक अभिप्रेरण यही होता है कि बच्चा आत्म संतुष्टि के लिए पढ़े, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए पढ़े, तो हमारा ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आता है, कथन ए, प्रभावी शिक्षण में छात्रों के साथ सकारात्मक संबंध बनाना और उसकी भावनात्मक जरूरतों को महत्व देना शामिल है।
आगे है भावनाएं और सीखना परस्पर संबंधित है, तो ये भी जो है सही है कि भावनाएं और हमारा सीखना जो है परस्पर संबंधित है। कथन भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि प्रभावी शिक्षण में छात्रों के साथ सकारात्मक संबंध बनाना और उनकी भावनाओं जरूरतों को महत्व देना शामिल है। बच्चा क्या सोचता है, उसको क्या नीड है, इन सब चीजों को जब आप अच्छे से समझेंगे तो बच्चा के ऊपर जो है सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, वो ठीक ढंग से चीजों को सीखेगा। यानी हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, महारत उन्मुखी विद्यार्थी सीखने के लिए लक्ष्य तय करते हैं, मानते हैं कि क्षमता स्थिर व स्थायी है। तो क्षमता स्थिर और स्थायी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन तो जो है गलत हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे है तीसरा, बहुत ही आसान लक्ष्य करते हैं या कोई लक्ष्य तय नहीं करते हैं। जो महारत उन्मुखी होते हैं, मतलब जो काफी ज्यादा तेज माइंड के होते हैं बच्चे, काफी प्रतिभाशाली होते हैं, तो वो कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं या जो है इजी लक्ष्य को लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। वो काफी जो है लक्ष्य निर्धारित करते हैं और बड़े लेवल पे करते हैं। आगे देख लेते हैं, क्या अपनी सीखने को सुसाध्य करने के लिए दूसरों की सहायता व मदद लेते हैं। तो ये ऑप्शन भी सही है कि सीखने के लिए दूसरों की सहायता, यानी हमारा जो है चौथा करेक्ट हो जाएगा। चौथा यहाँ भी है, यहाँ भी है, तीसरा तो जो है गलत है, तो ये तो होगा नहीं, यानी हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछने को नजरअंदाज कर देना चाहिए, उन्हें पूछने पर उन्हें सजा होनी चाहिए कि अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चे अगर आपसे प्रश्न पूछेंगे, नजरअंदाज करेंगे, तो बच्चा फिर क्लास में दोबारा नहीं पूछ पाएगा। सजा देंगे तो वो डर जाएगा, फिर उसे चीजें समझ आई या नहीं आई वो बता ही नहीं पाएगा। अगर प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे तो उनकी जिज्ञासाओं को आप शांत नहीं कर पाएंगे। तो इसमें हमारा सबसे सुटेबल आंसर डी हो जाएगा। आगे है, विद्यार्थी प्रभावी तरीके से तब सीखते हैं जब शिक्षक उन्हें किसी प्रकार की अपेक्षाएं नहीं रखते हैं, उनसे बहुत कम स्तर की अपेक्षाएं रखते हैं, उन्हें किसी तरह की स्वायत्तता प्रदान नहीं करते हैं, खोज अधिगम द्वारा अन्वेषण की प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं। तो यही हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। खोज प्रकरण क्या होता है, मतलब बच्चे को चीजों को खोजने के लिए, की एक्टिविटी करने के लिए आप जो है उनको प्रोत्साहित करते हैं। आगे है अगला क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षक द्वारा बच्चों को लगातार नए अन्वेषण, खेल और विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से नया ज्ञान के सर्जन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह उदाहरण है एक प्रगतिशील कक्षा का, जिसमें बच्चों को करके सीखने का अवसर एवं उनकी सक्रिय भागीदारी है। तो सही बात है, बच्चा इसमें एक्टिव होकर सीख रहा है। आगे है परंपरागत कक्षा का, जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की सक्रिय भागीदारी है। आगे देखते हैं, एक ऐसी कक्षा जिसमें शिक्षक किताबी ज्ञान से अलग हटकर बाल केंद्रित विधियों से अधिगम कराने को महत्व देता है। तो इसमें किताबी ज्ञान से हटकर तो कहीं है नहीं, तो ये तो होगा नहीं। आगे देख लेते हैं। आगे है, एक ऐसी कक्षा जिसमें शिक्षक को अधिगम कराने के अन्य तरीकों की जानकारी नहीं है, मतलब शिक्षक को नहीं जानकारी, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी इसमें जो है हमारा ऑप्शन पहला और दूसरा करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है, कथन ये है, शिक्षार्थियों के विविध प्रकार के समूह को पढ़ाते समय शिक्षक को उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बारे में किसी भी तरह की चर्चा नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये क्यों नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। इसी तरह आगे देख लेते हैं, एक मिनट। हाँ, अब आगे देखते हैं अगला ऑप्शन, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में अधिगम में किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं निभाते। तो सामाजिक संदर्भ अधिगम में भूमिका निभाते हैं, यानी दोनों ही ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, छात्रों के बीच गहरी संप्रज्ञात्मक समझ को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को अवधारणाओं को याद करने पर ध्यान देना चाहिए। मतलब
अवधारणाओं को याद करना, तो याद करना नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। प्रत्यक्ष निर्देशों के तरीकों का उपयोग करना चाहिए। आगे देख लेते हैं। संसाधन के लिए प्रावधान करना चाहिए जिससे करके सीखने को सुसाधित किया जा सके। मौखिक प्रस्तुतिकरण करना चाहिए और बच्चों को प्रश्न पूछने से हतोत्साहित करना चाहिए। अगर यही प्रोत्साहित करना होता तो ये ज्यादा करेक्ट होता। ये हतोत्साहित होने की वजह से ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमारा जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विविध भौतिक शिक्षण सामग्री का उपयोग करने से बच्चों को सीखने की अवधारणाओं में किस क्रम में मदद मिलती है? ठोस से अमूर्त की तरफ, अपरिचित से परिचित की तरफ, उच्च क्रम से निचले क्रम की तरफ, जटिल से सरल की तरफ। अभी देखिए, ये प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं, आप भौतिक शिक्षण सामग्री का उपयोग कर रहे हैं, तो जटिल से सरल, पहले तो यहाँ सरल से जटिल होना चाहिए, नीचे से ऊपर होना चाहिए, निम्न से उच्च की तरफ होना चाहिए, परिचित से अपरिचित होना चाहिए। बच्चा जिस चीज से परिचित है उसी के आधार पर वो अपरिचित चीजों को भी समझ सकता है। ठोस से अमूर्त की तरफ, ठोस यानी मूर्त, ठोस को हम मूर्त भी कह सकते हैं, मूर्त से अमूर्त की तरफ हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। और फिर हम आपसे मिलेंगे अपने नए वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। थैंक यू।